यार ये कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं जिससे एक्सपेक्टेड है कि 60-70 नंबर का पेपर इस बार आ सकता है। ये कुछ एरियाज है बेसिक कॉन्सेप्ट में, नॉर्मली बच्चे इसको देख के नहीं जा रहे होते पेपर से पहले। बहुत अरसा हो गया एग्जामिनर ने इस चीज़ को नहीं पूछा, चांसेस है कि इसको पूछ सकता है। और अगर थोड़ा सा वो ट्रिकी पार्ट पे जाएगा ना, लॉन्ग एसोसिएशन पे, पता है 5 साल पूरे हो गए, 7 साल पूरे हो गए, मजीद ऑडिट कर सकता है नहीं कर सकता, कि आपको एक सवाल दे दिया जाएगा जिसके अंदर कन्फर्मेशन भी होगी, सैम्पलिंग भी होगी, रिलेटेड पार्टी भी होगी और आपसे कहा जाएगा कि जी स्ट्रेटेजी बनाए। सही है, 42 नंबर के सवाल आए हैं हमारे पास ऑडिट से। सही है, मटेरियलिटी के ऊपर कमेंट्री करने को पूछा जा सकता है कि बताएं पीबीटी है तो क्यों है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले बताएं डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए। 45 से 55 मार्क्स है। सही है, आधा पेपर आपका इस ग्रेड सी से होगा। सही है, एग्जामिनर का हॉट टॉपिक कट ऑफ, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन की एजर्शन नॉर्मली ज्यादा होता है। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आएगा ना, तो वो सवाल ये होगा एक्सपेक्टेड है कि 70 से 80 नंबर का पेपर इन एरिया में से ही हमारे पास आ रहा होगा। पहला सवाल नहीं आता, नहीं घबराना। दूसरा सवाल भी नहीं आता, मत घबराए। तीसरा सवाल भी नहीं आता, मत घबराए। ये अपना माइंड बना लिया ना कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं पास नहीं कर सकूंगा, आप याद लाजमी फेल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देखें मार्च में पेपर है हमारे पास कैफ 8 का, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने एक एनालिसिस करा है और पास्ट पेपर्स के ट्रेंड्स को देखा है, तो उसके लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखें वैसे तो इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, सही है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हमारे पास पूरा सिलेबस 4 ग्रिड में टूटा हुआ है, उस ग्रिड को लेके चलूँगा। उस ग्रिड के अंदर हमारे पास कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा स्टैंडर्ड लास्ट टाइम में एग्जामिन हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, और अगर उस स्टैंडर्ड से कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है तो कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये बता दूंगा कि यार ये कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं जिससे एक्सपेक्टेड है कि 60-70 नंबर का पेपर इस बार आ सकता है। देखें यार, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास है ग्रेड ए, और ग्रेड ए की जो टोटल वेटेज है ना वो 15 से 25 मार्क्स है। इसके अंदर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, आईएसओ 210 है, आईएसओ 220 क्वालिटी है, कंपनीज एक्ट है और कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है, नॉर्मली कोड ऑफ एथिक्स आपके 8-10-12 मार्क्स घेर लेता है, और एंगेजमेंट लेटर से और क्वालिटी से ये 4-4 नंबर की थ्योरी पूछ लेता है, कंपनीज एक्ट से 4-4 नंबर की थ्योरी पूछ लेता है। थोड़ा सा और इसको एनालाइज करते हैं मैक्रो लेवल पे कि इस ग्रेड में क्या क्या चीज़ें लास्ट टाइम में पूछी जा चुकी हैं, या टॉपिक पूछा जा चुका है और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ज़माने में आई कैप बहुत ज़्यादा पूछता था, ठीक है, और पिछले 5-6 अटैम्प्ट से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आई कैप एग्जामिन नहीं कर रहा। उस लिहाज से ये बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास एक्सपेक्टेशन गैप है, इसको देख लीजिएगा। स्टूवर्डशिप, एजेंट एंड अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर व्यू की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, आईफेक और आईएसबी की छोटी मोटी जो डेफिनेशन होती है, उनका स्कोप, उनका रोल ऑफ वर्क, वो चीज़ है। एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये कुछ एरियाज है बेसिक कॉन्सेप्ट में, नॉर्मली बच्चे इसको देख के नहीं जा रहे होते पेपर से पहले। आप इसको एक नज़र घुमा लीजिएगा, एक्सपेक्ट है कि 4 से 5 नंबर का सवाल इसमें से आ जाएगा। अगली चीज़ हमारे पास आईएसओ 200, और आईएसओ 200 भी कुछ अटैम्प्ट से एग्जामिन नहीं हो रहा। सही है, आईएसओ 200 के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और इनहेरेंट लिमिटेशन, यही 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं आईएसओ 200 में, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी नए स्टूडेंट्स भी रिवाइज हो रहे हैं उसके अंदर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है आईएसओ 200 के अंदर। अगला इसके अंदर एरिया हमारे पास आईएसओ 210 एंगेजमेंट लेटर है, और एंगेजमेंट लेटर को लास्ट अटैम्प्ट में एक अच्छा सवाल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उस पर पूछ लिया गया था। सही है, कि जी अगर एंगेजमेंट लेटर चेंज हो रहा होगा तो क्या करना है। एंगेजमेंट लेटर के अंदर मजीद कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट लेटर की इंपॉर्टेंस है, एंगेजमेंट लेटर का जो फॉर्मेट है, यार देखें अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आया ना एंगेजमेंट लेटर से, तो वो उसके फॉर्मेट से रिलेटेड आ जाएगा, तो उसका फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्री कंडीशंस, जो एंगेजमेंट लेटर की प्री कंडीशंस है, और अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं होती तब क्या करेंगे, और रिकरिंग ऑडिट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईएसओ 210 के अंदर। फिर हमारे पास आईएसओ 220 है। अगेन आईएसओ 220 में लास्ट टाइम ईक्यूसीआर से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ ली थी उसने, लेकिन अगर आईएसओ 220 से अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस है, बिकॉज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस आईएसओ 220 में भी मेंशन है, आईएसओ 300 में भी मेंशन है, कोड ऑफ एथिक्स में भी मेंशन है। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कंसल्टेशन होती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और इन सारी चीज़ों को कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और आखिरी चीज़, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इसके ऊपर सवाल पूछा तो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जी इस सिनेरियो के ऊपर आप ऑडिट क्वालिटी ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करें। सही है, और बहुत से सिनेरियोज होंगे, लेट्स से एंगेजमेंट टीम में रिस्क से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रोसीजर से ही परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जो हमने क्लास में भी समझा कि आईएसओ 220 क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर सारे के सारे आइजाज है ना शामिल हो जाए। अगली चीज़ है हमारे पास कंपनीज एक्ट। देखिए 15 से 25 मार्क्स को कवर करने तो एक्सपेक्टेड है कंपनीज एक्ट से वो 3-4 नंबर का सवाल पूछ सकता है। कंपनीज एक्ट का जो सिलेबस है, कंपनीज एक्ट का जो एरिया हमारे ऑडिट के सिलेबस का पार्ट है, उसको कैप 7 से रिमूव कर दिया गया है, तो चांसेस है कि 4-5 नंबर पूछ लिए जाएंगे। एडिशनल मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑन द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर, बहुत अरसा हो गया एग्जामिनर ने इस चीज़ को नहीं पूछा, चांसेस है कि इसको पूछ सकता है।
और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेट एंड सिग्नेचर। ISA 700 भी डेट एंड सिग्नेचर के बारे में बात करता है, कंपनीज एक्ट भी डेट एंड सिग्नेचर के बारे में बात करता है, तो इसके ऊपर एक अच्छा सवाल बन सकता है। अगली चीज़ हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है बच्चों, और कोड ऑफ एथिक्स में A to Z सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सही है, बिकॉज 25 मार्क्स कवर करने के लिए लाजमी वो आपसे कोड ऑफ एथिक्स 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर का पूछेगा, सही है। कोड ऑफ एथिक्स में ₹5 के एनालिसिस के हिसाब से ये कुछ सिनेरियोज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट सर्विस, रिसेंट सर्विस विद क्लाइंट्स, ऑडिट फीस जिसके अंदर फीस साइज वगैरह आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोन्स एंड गारंटी इतना उसने नहीं पूछा, इंपॉर्टेंट है। एडिशनल वर्क वाले जो कॉन्सेप्ट है, और जो सर्विसेज है हमारे पास, वैल्यूएशन सर्विस है, टैक्सेशन सर्विसेज है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर थोड़ा सा वो ट्रिकी पार्ट पे जाएगा ना, लॉन्ग एसोसिएशन पे, पता है 5 साल पूरे हो गए, 7 साल पूरे हो गए, मजीद ऑडिट कर सकता है नहीं कर सकता, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में की ऑडिट पार्टनर के ऊपर सिनेरियोस अप्लाई होते थे, तो लॉन्ग एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। बिजनेस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। तो कोड ऑफ एथिक्स वैसे तो 100% रिवाइज करना है, बहुत बड़ा एरिया, कोई भी पूछ सकता है इससे, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप कर लीजिएगा। यहाँ अख्ताम होता है बच्चों ग्रिड ए का, और फिर अब आ जाते हैं ग्रिड बी में। ये जो हमारे पास ग्रिड है, ये थोड़ी सी सिनेरियो बेस्ड वाली ग्रिड है, सही है। इसमें आप एक्सपेक्ट ना करें कि एग्जामिनर आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, 2-4 नंबर का पूछना हो तो पूछ लेगा। 15 से 20 नंबर की वेटेज है, जिसके अंदर हमारे पास प्लानिंग भी है, ऑडिट रिस्क भी है, मटेरियलिटी भी है, फ्रॉड भी है, और डॉक्यूमेंटेशन भी है। ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं, और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, अगर हम ISA 300 ऑडिट स्ट्रेटेजी को देखें तो ये एग्जामिन नहीं हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में। इसके ऊपर अगेन एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि जी आपको एक सवाल दे दिया जाएगा जिसके अंदर कंफर्मेशन भी होगी, सैम्पलिंग भी होगी, रिलेटेड पार्टी भी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि जी स्ट्रेटेजी बनाए, सही है। इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप मुझे एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना के दें। इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और दूसरी चीज़, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर, जो मैंने अभी आपको ISA 220 में भी कहा था, तो ISA 300 220 से लिंक करता है। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के जो प्रोसीजर्स हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट होता है, तो क्या मजीद आपने कंसिडरेशन देनी होती है, ये कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट है ISA 300 के अंदर। तो थ्योरी बेस के लिहाज से भी और सिनेरियो बेस के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ मेरे भाई, ऑडिट रिस्क। 9 नंबर का सवाल लास्ट अटेम्प्ट में आया है, और उससे पिछले 3 अटेम्प्ट में 42 नंबर के सवाल आए हैं हमारे पास ऑडिट रिस्क से, सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिस्क के अंदर आपके पास बिजनेस रिस्क, देखें पूरे ऑडिट रिस्क को समझने की कोशिश करें। एज एन ऑडिटर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सही है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एक जो प्रोसीजर है वो आता है एनालिटिकल प्रोसीजर के। नंबर्स को देख के आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है कि वो आपको बैलेंस शीट P&L दे देगा, और नंबर से आपको रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे। बिजनेस रिस्क से भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एग्जामिनर इसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा। तो सिग्निफिकेंट रिस्क के जो क्राइटेरियाज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद FS लेवल और असर्शन लेवल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जामिनर ने सिर्फ एक बार उसको रिसेंटली टेस्ट किया है, चांसेस है कि आपसे पूछ सकता है कि जी रिस्क है, इस रिस्क का केस बताइए FS लेवल का है कि असर्शन लेवल का है, और अगर असर्शन लेवल का है तो बताएं कौन सी असर्शन है, सही है। इसके बाद ऑडिट रिस्क इक्वेशन, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार इसने शरारत करी थी एग्जामिनर ने इस एरिया के ऊपर, चांसेस है कि इसके ऊपर वापस से कर सकता है। और NPO के जो ऑडिट रिस्क होते हैं, सही है, पिछले 4 अटेम्प्ट से जो सवाल पूछ रहा है वो PP, बैलेंस शीट, P&L, इन चीज़ों के ऊपर पूछ रहे हैं। NPO के ऊपर स्पेसिफिक भी एक ऑडिट रिस्क का सवाल आ सकता है। अगली चीज़ है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी के ऊपर पिछले 3-4 अटैम्प्ट अगर आप देखें, इंक्लूडिंग लास्ट अटैम्प्ट, तो उसके ऊपर मटेरियलिटी के ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ चुका है, सही है। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। मटेरियलिटी के ऊपर कमेंट्री करने को पूछा जा सकता है कि बताएं PBT है तो क्यों है। मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को सैम्पलिंग और ऑडिट रिपोर्ट के साथ भी टेस्ट किया सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा है, सही है। सैम्पलिंग करिए, कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है, बताएं मटेरियल है कि नहीं है, क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो रिपोर्ट में ये हमें PBT वगैरह दे देता है, नेट एसेट देता है, ताकि मटेरियलिटी को इनडायरेक्टली पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिटी की कुछ यूजेस होती हैं, अगर चाहे तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछ सकता है। और मटेरियलिटी के कुछ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सही है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, इसके ऊपर ही डिफरेंसेस वगैरह को भी एनालाइज कर सकता है। ISA 240 फ्रॉड लास्ट अटैम्प्ट में नहीं पूछा गया है, इस अटैम्प्ट के लिए ISA 240 फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड में हमारे पास जो फ्रॉड की इनहेरेंट लिमिटेशन है और जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट है फ्रॉड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं जिससे आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट आइडेंटिफाई करते हो, उसमें जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है और स्पेशली ये जो एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन वाले पॉइंट है, दोनों में, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी और मिस एप्रोप्रिएशन एसेट में भी, उसको एग्जामिनर ने इतना ज़्यादा, मिस एप्रोप्रिएशन एसेट तो आज तक पूछा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिस एप्रोप्रिएशन एसेट। इसके बाद मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और ऑडिटर जो फ्रॉड में ऑब्जेक्टिव 3 था हमारे पास कि जी ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, तो वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको आपने अच्छे से देख के जाना है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन को भी पिछले अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो चेंजेस होती हैं इसके ऊपर एक अच्छा सवाल बन सकता है, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो फॉर्म एंड कंटेंट होता है उसके ऊपर भी एक अच्छा एक्सपेक्टेड सवाल है कि पूछा जा सकता है कि जी लेट से वो आपको कह दे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि बताएं डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, या आपको एक छोटा सा वर्किंग पेपर बना के दे दे और आपसे कहे कि जी कमेंट करें कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन के क्या इशू है। बच्चों यहाँ अख्ताम होता है ग्रेड बी का, और उसके बाद हमारे पास आती है ग्रेड सी। ग्रेड सी की जो वेटेज है वो 45 से 55 मार्क्स है, सही। और अगेन इसके अंदर जो पेपर आता है अगर लेट से 50 आधा पेपर आपका इस ग्रेड सी से होगा, सही है। और इस ग्रेड में से 50 नंबर का भी पेपर आता है तो मुश्किल से 5, 7, 8 नंबर आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के होते हैं, बाकी सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एग्जामिनर के पास खेलने के लिए बहुत एरिया है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? ऑडिट एविडेंस है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इंटरनल कंट्रोल है, आईटी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, सैम्पलिंग है, रिलेटेड पार्टी है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, गोइंग कंसर्न है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनल ऑडिट है और एक्सपर्ट है, सही है। आए एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की मैं अगर बात करूं, लाजमी इसके ऊपर सवाल आना है। डायरेक्टली भी सवाल आ सकता है, इनडायरेक्टली भी सवाल आ सकता है, सही है। डायरेक्टली सवाल कैसे आएगा कि आपको एक फॉर एग्जाम्पल पीपी का स्केड्यूल दे देगा और आपसे कहेगा कि जी कमेंट करें सब्सटेंटिव के ऊपर, सही है। या आपको एक सिनेरियो दे देगा और आपसे कहेगा जी इन द अबव सिनेरियो मुझे ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट करके दें। ऑडिट प्रोसीजर का सवाल किस किस तरीके से आ सकता है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसके अंदर कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिएगा। सब्सटेंटिव का सवाल रिस्क के साथ आएगा, आपको कहा जाएगा रिस्क बताएं और उस रिस्क अगेंस्ट प्रोसीजर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके फ्लक्चुएशंस आइडेंटिफाई करें, इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करें, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करें और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ऑडिट प्रोसीजर बताएं, एनालिटिकल के साथ भी आ सकता है। फिर आपके साथ एक सवाल आएगा और आपसे कहा कि इन द अबव सिनेरियो इवैल्यूएट करें, प्रोसीजर्स बताएं और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताएं, तो रिपोर्ट के साथ भी इसका सवाल आ सकता है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ भी सवाल आ सकता है, सही है। आपसे कहा जा सकता है कि इन द अबव सिनेरियो बताएं जो कंफर्मेशन मिली है इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ भी आ सकता है। सब्सिक्वेंट इवेंट में जो एक लाइन होती थी कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर इन द सर्कमस्टेंसेस, सही है, तो वो वाली जो लाइन थी, तो सब्सिक्वेंट इवेंट आपको दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट आपने आइडेंटिफाई करा है इसके ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसके साथ भी लिंक होकर आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर आपके पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं बच्चों, इंटेंजिबल बहुत इंपॉर्टेंट, और इंटेंजिबल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज इंपॉर्टेंट है, एक्रूवल्स इंपॉर्टेंट है, पेरोल इंपॉर्टेंट है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, प्रोविजन फॉर वारंटी, सेल्स परचेज एक्सपेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी आप एरिया देखें, सो जो कंप्लीटनेस का प्रोसीजर है, कट ऑफ का प्रोसीजर है और जो वैल्यूएशन के प्रोसीजर्स हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, बिकॉज एग्जामिनर का हॉट टॉपिक कट ऑफ, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन की एजर्शन नॉर्मली ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इंटरनल कंट्रोल लास्ट 2 अटैम्प्ट से पूछा जा रहा है, सही है। इंटरनल कंट्रोल को लास्ट 2 अटैम्प्ट से पूछा जा रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल में हमारे पास फिक्स एसेट वाला एरिया ऐसा है जिसको एग्जामिनर इतना नहीं पूछा है, चांसेस से पूछ सकता है। परचेज एंड सेल साइकिल बार बार पूछ रहा है, चांसेस से उसको इस बार रिपीट कर सकता है कि परचेज एंड सेल साइकिल्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल आपसे पूछ लें। इंटरनल कंट्रोल पर अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आएगा ना, तो वो सवाल ये होगा कि जो इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स है ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, उसको एग्जामिनर इतना एग्जामिन नहीं करा है, स्पेशली कंट्रोल एनवायरनमेंट को, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर एक सवाल बना के वो आपसे रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है कि मुझे मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके दो, सही। तो मैनेजमेंट लेटर इंपॉर्टेंट है। वॉक थ्रू डीएनआई एंड टीओसीस, इसमें इनकी क्या डेफिनेशन है, इनमें क्या फ़र्क होते हैं, इसके ऊपर एक अच्छा एक्सपेक्टेड सवाल है। और अगर वो चाहे तो वो इंटरनल का जिस तरह रिस्क में एनपीओ पूछ सकता है, तो इस तरह इंटरनल कंट्रोल में स्मॉल कंपनी पूछ सकता है, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन पूछ सकता है, और पेरोल से रिलेटेड, पेरोल एक ऐसा एरिया है जिससे रिलेटेड वो आपसे इंटरनल कंट्रोल्स को पूछ सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल में कुछ ये एरियाज इंपॉर्टेंट है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सही है। पिछले 3 अटेम्प्ट से आईटी टेस्ट नहीं हो रहा है, इस अटेम्प्ट में लाजमी आईटी टेस्ट होगा। आईटी के अंदर देखें हमारे पास जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है ना, उसमें डेटाबेस है, प्रोग्राम चेंज और सिस्टम कंटिन्यूटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीआईटीसी के एतबार से। और फिर हमारे पास इसी जीआईटीसी में जो सिस्टम लॉग्स हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कंट्रोल में हमारे पास एप्लीकेशन कंट्रोल है, उसको वो या तो एक स्पेसिफिक सिनेरियो में पूछ सकता है कि जी ऊपर एक सिनेरियो दिया हुआ है और आपसे कहें जी बताएं क्या एप्लीकेशन कंट्रोल होने चाहिए, या वही सेल्स और परचेज की साइकिल दे देगा और उसके अंदर कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आ रहे होंगे और उसके अंदर कोई वीकनेस वगैरह होंगी, या वो ट्रांजेक्शन सही से इनिशिएट प्रोसेस नहीं हो रही होगी, तो आपसे सजेस्ट किया जाएगा कि बताएं क्या कंट्रोल होने चाहिए। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में स्पेशली चेक डिजिट, बैच टोटल, इंक्रिप्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी चीज़ जो कि इसने नहीं पूछी, बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछने की, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, सही है, जिसके अंदर आप ऑडिट सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हो और एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ भी यूज़ करते हो, ये इंपॉर्टेंट है आईटी के अंदर। आइजा 505 कंफर्मेशन का सवाल लास्ट टाइम में पूछा जा चुका है कि जी 3 कंफर्मेशन मिली है हमें, नहीं मिली, रिस्पॉन्सेस हैं, लेकिन चूंकि एक
इंपॉर्टेंट एरिया है तो इसके ऊपर अगेन सेम सिनेरियो पूछा जा सकता है। इसको ऑडिट स्ट्रेटेजी से लिंक भी किया जा सकता है कि आपसे कहा जा सकता है कि जी बताएं कंफर्मेशन के ऊपर क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी होगी। ओपन एंड ब्लैंक कंफर्मेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अरसे तक आईकेएप ने नहीं पूछा है, और पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आईकेएप ने बहुत अरसे तक नहीं पूछा है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज रिसेंट पास्ट पेपर्स में आपको इसके ऊपर इतने पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे, चांसेस है कि एग्जामिनर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में इसको एग्जामिन कर ले। अगली चीज भाई आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, पिछले 3-4 अटैम्प्ट अगर आप देखें तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर में जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है वो आपसे कहते हैं कि जी कमेंट करें कि जी मैंने सही करा है कि सब्सटेंटिव नहीं करा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड है ना इसमें से, तो वो ये है कि फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसी टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्रोसीजर, जो मैंने आपको 315 के साथ भी बताया। सही है कि ऑडिट रिस्क में आपको नंबर से दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि जी रिस्क बताएं। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑडिट प्रोसीजर जो आप कंक्लूडिंग फेज में करते हो ना, उसको थोड़ा सा आईकेएप ने भी इग्नोर किया हुआ है, चांसेस है कि वो पूछ सकता है आपसे। और फिर अगेन आपको पेरोल या रेंट एक्सपेंस या रेवेन्यू कोई भी एरिया दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि जी कमेंट करें कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सही परफॉर्म हुआ है नहीं हुआ, और उसके अगेंस्ट आप मजीद क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एरिया, 2-3 सवाल हमने स्मार्ट क्लासेस में करें। अगली चीज सैम्पलिंग। अनफॉर्चुनेटली सैम्पलिंग से पिछले 2 अटैम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सैम्पलिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्च 24 अटैम्प्ट के लिए। देखिए सबसे पहली चीज़ है सैम्पल साइज लाजमी आएगा। TOCs वाला जो एरिया है ना एज अ 530 सैम्पलिंग में, वो एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है कभी। तो TOC में जो आपके सैम्पल साइज होते हैं, TOC में जो आपकी डेविएशन होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग को इवैल्यूएट करना, सही, सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना और इवैल्यूएट सैम्पलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और सैम्पलिंग अगेन ऑडिट स्ट्रेटजी के साथ भी आ सकता है। सैम्पलिंग में देखिए आपने सैम्पलिंग करी और एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है, अब आपके क्या स्टेप्स होंगे, तो इसका आंसर सैम्पलिंग में लिखा हुआ है इवैल्यूएट सैम्पलिंग का। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है सैम्पलिंग। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी पिछले अटैम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है, हमेशा की तरह ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आईकेएप के लिए। लास्ट अटैम्प्ट में उसने एग्जामिन नहीं करा है, इस बार एग्जामिन कर सकता है। रिलेटेड पार्टी में एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों मटीरियल होती है आरपी, उसको देखना है। रिलेटेड पार्टी में एक कॉन्सेप्ट आर्म्स लेंथ का है, सही है, ये रिसेंटली हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ है लेकिन एग्जामिनर ने इसको नहीं पूछा है। आर्म्स लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल अगर सवाल देखो तो प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इस बार पूछ सकता है। रिलेटेड पार्टी में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है और क्यों हाई रिस्क होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। व्हाट आर द रिस्क नहीं, व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क, ये एग्जामिनर आपको इस बार एग्जामिन कर सकता है बच्चों। और उसके बाद जो ऑडिट प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर फ्रॉड रिस्क, ये रिसेंटली हमारे एजुकेशन स्कीम में ऐड हुए थे, ये 2 रिस्क और इसके प्रोसीजर्स, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। इसको आईकेएप ने अभी तक एग्जामिन नहीं करा है। और रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन की एप्लीकेशन होती है ना, कि जो हमने आरपी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी IS 24 के हिसाब से भी और फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी पढ़ी हुई थी, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी पूछ सकता है, जिससे वो आपको ये चेक करना चाह रहा होगा कि क्या बच्चा आरपी को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट लास्ट अटैम्प्ट में प्रोसीजर और रिपोर्टिंग के साथ मिक्स होकर आया था, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आइजा 560 पिछले 4 अटैम्प्ट से एग्जामिन नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली से। ये किसी और के साथ मिलकर तो आ रहा है लेकिन स्पेसिफिकली एग्जामिन नहीं हो रहा। तो इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, इवैल्यूएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन, कि जी क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए और अगर अमेंडमेंट होनी चाहिए तो बताएं आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगेन ऑडिट प्रोसीजर से लिंक होकर आइजा 560 पे सवाल आ सकता है। डुअल डेटिंग, प्यारे बच्चों 3 अटैम्प्ट पहले हमारे सिलेबस का पार्ट बन चुका है, एग्जामिनर ने नहीं पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ये जो हमारे पास कुछ मजीद बाइफिकेशन थी, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में। सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ एफएस, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से। और एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है सब्सिक्वेंट इवेंट का, जो कि लिंक कर देगा आपको प्रोसीजर के साथ, सही है। आपसे कहा जाएगा कि जी फॉर एग्जांपल लिटिगेशन क्लेम मुझे सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाई हुई, तो बताएं क्या करूं, प्रोसीजर्स क्या होंगे, तो लिटिगेशन क्लेम्स के प्रोसीजर्स लिखने होंगे, सही है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट में। अगली चीज़ हमारे पास गोइंग कंसर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न का सवाल बहुत से आइजा के साथ लिंक होकर आ सकता है, रिस्क के साथ भी, प्रोसीजर के साथ भी, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ भी, सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ लिंक होकर आ सकता है, सही है। तो गोइंग कंसर्न में हमारे पास जो इवेंट्स और कंडीशन है और गोइंग कंसर्न के जो प्रोसीजर्स हैं और उसकी जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, ये नॉर्मली एग्जामिनर बार बार पूछ रहे हैं। एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के सेक्शन की ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही है। तो सिनेरियो आपको दे देगा और आपसे कहेगा जी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन ड्राफ्ट करके दो। अगला टॉपिक हमारे पास आइजा 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन है, पिछले 2 अटैम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है, सही है। रिटन रिप्रेजेंटेशन में जो आपके रूल्स होते हैं ना, कौन साइन करेगा, डेट क्या होनी चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड है। और जो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना कि जी बताएं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए भी कि नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो बताएं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट करके दें, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आएगा तो डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें इनकंसिस्टेंसी और मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर डाउट है, ये एक इंपॉर्टेंट एरियाज है। इसके बाद अगेन आइजा 610 प्यारे बच्चों, आइजा 610 एक इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड अच्छा टॉपिक है।
इसके अंदर जो हमारे पास डायरेक्ट असिस्टेंस है ना, इसको एग्जामिनर ने इतना एग्जामिन नहीं करा है, तो डायरेक्ट असिस्टेंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो हमारे पास आज 610 का स्कोप 2 है, डायरेक्ट असिस्टेंस को अच्छे से रिवाइज करना है। जो एरियाज वाला एरिया है ना कि जी किस एरिया पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, कौन सा एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये एक अच्छा है। तो इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दोनों एक्सपेक्टेड है। क्या मुझे इंटरनल काम पे रिलाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 620 लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन हो चुका है, लेकिन अगर वो पूछेगा भी तो वो नेम ऑफ एक्सपर्ट और नीड फॉर एक्सपर्ट, और जो एक्सपर्ट से रिलेटेड रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन है जो कि नेम ऑफ एक्सपर्ट से रिलेटेड है, उसको पूछ सकता है। और अगर एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट नहीं है तो बताएं आपके पास क्या तरीकेकार मौजूद है। ये एक अच्छा एरिया है जिसको एग्जामिन कर सकता है। बच्चों आखिरी ग्रेड में आते हैं और विच इज द ग्रेड डी, रिपोर्टिंग। इसके अंदर हमारे पास 4-5 आइजाज हैं, 700 है, 701 है, 705 है, 706, आई सारी 2400 है। इसमें से 10-15 नंबर का पेपर लाजमी आना है। वो आपको देखें एक सवाल देता है वो आपसे और आपसे कहता है कि जी मुझे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बताओ, ठीक है। वो सवाल प्रोसीजर के साथ भी आ सकता है, वो सवाल सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ भी आ सकता है, वो किसी के साथ भी आ सकता है। तो वो आपसे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। इसी तरीके से लास्ट टाइम उसने कैम और एडवर्स ओपिनियन का रिलेशनशिप आपसे पूछ लिया, तो वो उस लिहाज से भी आ सकता है। जो इस बार अगर आप कहेंगे ना सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट में, वो आपके पास है कि वो आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दे देगा जिसके अंदर कैम भी आ रहा होगा, जिसके अंदर एम्फेसिस भी आ रहा होगा, जिसके अंदर ओएमपी भी आ रहा होगा, जिसके अंदर शायद ओपिनियन क्वालिफाइड भी आ रही होगी, जिसके अंदर गोइंग कंसर्न का सेक्शन भी आ रहा होगा, और आपसे कहेगा कि जी क्रिटिकली इवैल्यूएट करें ऑडिट रिपोर्ट को। सही, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें ऑडिट रिपोर्ट को। या वो आपको रिपोर्टिंग का जो सवाल पूछता है वो आपसे पूछेगा, लेकिन आपसे ये नहीं कहेगा रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन डिस्कस करें। वो आपसे कहेगा कि चलो बेटा रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दो, मुझे गोइंग कंसर्न का सेक्शन ड्राफ्ट करके दो, ऊपर जो सिनेरियोज हैं तो रिपोर्ट की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, मुझे वो रेलिवेंट पैराग्राफ्स को ड्राफ्ट करके दो। तो वो कैम भी हो सकता है, वो क्वालिफाइड ओपिनियन भी हो सकती है, वो स्कोप लिमिटेशन भी हो सकती है, वो गोइंग कंसर्न का सेक्शन भी हो सकता है। उसकी ड्राफ्टिंग आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर रिपोर्ट पर अगर आए तो ट्रू एंड फेयर व्यू और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है हमारे पास, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। और अगेन जिस तरह कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया था, सिग्नेचर डेट वाली जो चीज़ें हैं और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एज 700 का, वो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिन कर सकता है। कैम की अगर मैं बात करूं तो कैम में वो आपसे आइडेंटिफाई एंड ड्राफ्ट कैम, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको सवाल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जी बताइए कैम है कि नहीं, और अगर कैम है तो ड्राफ्ट करके दो। सही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेप्शन टू कम्युनिकेट कैम, सही है, एक्सेप्शन टू कम्युनिकेट कैम, जिसमें वो आपसे कहेगा कि जी बताएं कैम है तो लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आखिरी चीज़, कैम की जो इंटरेक्शन होती है दूसरे एलिमेंट के साथ, एम्फेसिस के साथ, गोइंग कंसर्न के सेक्शन के साथ, क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, उसको थोड़ा सा अगर वो चाहे तो सिनेरियो बेस्ड थ्योरी बेस्ड दोनों की शक्ल में पूछ सकता है। वैसे कैम और एडवर्स ओपिनियन के रिलेशन को लास्ट अटेम्प्ट में वो पूछ चुका है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मॉडिफिकेशन में वो आपसे पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट हर अटेम्प्ट में नॉर्मली पूछ रहा है। इस बार वो मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने को कह सकता है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग को कह सकता है। तो ड्राफ्टिंग टेक्निक मैंने आपको बताई, उसको लाजमी देखना है। और 705 में कॉन्सेप्ट है ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ द मैनेजमेंट इम्पोज्ड स्कोप लिमिटेशन। तो 4-5 स्टेप्स है, डायरेक्ट डिस्क्लेमर के ऊपर बात नहीं जाती, डायरेक्ट क्वालिफाइड के ऊपर बात नहीं जाती, 4-5 स्टेप्स है। वो 4-5 स्पेसिफिक स्टेप्स को आपसे पूछ सकता है कि जी मुझे बताएं स्टेप्स क्या होगा, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 705 में पूछ सकता है। इसी तरीके से एम्फेसिस और ओएमपी है, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, किसी भी सवाल में उसकी इंप्लीकेशन पूछी जा सकती है। ISRE 2400 से रिलेटेड वो आपसे रिव्यू प्रोसीजर पूछ सकता है कि आपको कहा जाएगा कि जी फॉर एग्जाम्पल एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुझे 4-5 रिव्यू प्रोसीजर बता दो, या ऊपर एक सिनेरियो दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं आपके पास 2400 के हिसाब से क्या रिव्यू प्रोसीजर होंगे, रिव्यू और ऑडिट में डिफरेंस क्या होगा। इसके ऊपर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा क्रिटिकली एनालाइज करें। तो देखें 700 के हिसाब से भी रिपोर्ट एनालाइज करने के लिए आ सकती है, पूरी 700, 701, 705, 706 की कंबाइंड रिपोर्ट बनी हुई उसको भी क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आ सकती है। 2400 की रिपोर्ट बना के दे देगा, उसको कहेगा क्रिटिकली एनालाइज करो। इंगेजमेंट लेटर का जो फॉर्मेट है शायद वो आपको छोटा मोटा दे दो और आपसे कहे क्रिटिकली एनालाइज करो, या एक वर्किंग पेपर बना के दे दो और आपसे कहे कि जी क्रिटिकली एनालाइज करें डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इशू है। तो इस तरह के सवाल थोड़े से एक्सपेक्टेड है। तो जो इंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, रिपोर्ट्स का फॉर्मेट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना है, उनकी ड्राफ्टिंग की, उनकी लॉजिक को थोड़ा सा अच्छे से समझ के जानी है ताकि पेपर में आपका थोड़ा सा फायदा हो सके। बच्चों जो पेपर है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये कोई 8 से 9 एरियाज़ हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि 60, 70 या 80 नंबर का पेपर आपका कवर करेंगे। रिस्क प्रोसीजर्स लाजमी पेपर में है, एनालिटिकल प्रोसीजर, ICAP के कोड ऑफ एथिक्स, सैम्पलिंग, IT, फ्रॉड, रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड पार्टी और रिपोर्टिंग। इन 7-8 एरियाज़ को मतलब रिवाइज आपने 100% करना है, लेकिन पेपर से पहले इन एरियाज़ को एक बार वापस से देख के जाइएगा, अच्छे से देख के जाइएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि 70 से 80 नंबर का पेपर इन एरिया में से ही हमारे पास आ रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। देखें एक आखिरी चीज़ सुनिएगा, पेपर जितना मुश्किल आ जाए, जो कुछ भी हो जाए, जो 3 घंटे जो आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेंगे ना, आप कोशिश ये करिएगा उसको एक्सटेंड कर दें आप 20-22 मिनट के लिए। सही है, तो 15 मिनट की रीडिंग टाइम को 20-22 मिनट पर लेके चले जाएँ, सवाल अच्छे से पढ़ें,
पहला सवाल नहीं आता, नहीं घबराना। दूसरा सवाल भी नहीं आता, मत घबराए। तीसरा सवाल भी नहीं आता, मत घबराए। आपने मतलब आप बिल्कुल ही रिलैक्स रहिएगा। अगर आपने पेपर पढ़ के ये अपना माइंड बना लिया ना कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं पास नहीं कर सकूंगा, आप याद लाजमी फेल हो जाएंगे। सही है, कोशिश करिएगा, पेपर पूरा पढ़िएगा सुकून से। पेपर पढ़ने के बाद जब आपको रीडिंग टाइम 15-17 मिनट में आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाए, 4-5 मिनट एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइएगा कि यार मैंने पहले ये सवाल करना है, ये आसान सवाल है, इसमें मेरी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, ये मैं अच्छा अटैम्प्ट कर सकता हूँ। अपने आप को इंगेज रखना है। शुरू का 1-1.5 घंटा अगर अपने आप को अच्छा इंगेज कर लिया, अच्छा लिख दिया, और 1.5 घंटे का मैं कट ऑफ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने 1.5 घंटे मतलब 100 में से यार 50 नंबर का तो पेपर आता होगा ना भाई, तो 1.5 घंटा अगर आपने अपने आप को अच्छे से इंगेज कर लिया और 1.5 घंटे में आपने 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, आप लाजमी पेपर पास कर जाएंगे। सही है, पेन नहीं रुकना चाहिए, कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। सवाल पढ़ के कंक्लूजन की तरफ जंप ना करिएगा। सोचिएगा कौन कौन से आइजाज हैं, उन आइजाज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको लिखना स्टार्ट करिएगा, कॉन्सेप्ट डिलीवर करिएगा। एक आखिरी मेरी बात सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का पेपर है, आपने हर सवाल को मेरे बच्चों, हर सवाल के आगे आपने टाइम देखना है कि यार 8 नंबर का सवाल है, मुझे पेपर में इसको 12-13 मिनट में नॉर्मली करना चाहिए। चेक करें कि क्या 12-13 मिनट में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल रिस्क का सवाल है और रिस्क का एक बड़ा सवाल आ गया, अब आपने कहा कि रिस्क का सवाल 6 नंबर का आया है तो मेरे पास 11 मिनट है, 10 मिनट इसको करने के लिए, आपके 10-11 मिनट हो जाए ना, आप वो सवाल छोड़ दें, मजीद रिस्क ना लिखें, आगे बढ़ जाएं। खुदा का वास्ता है, आगे बढ़ जाएं। सही है, ऐसा ना हो कि मैं इसको ये भी रिस्क बताऊंगा और मैं इसको ये भी रिस्क बताऊंगा, नहीं, आप आगे मूव करें। टाइम बच जाएगा आपके पास तो आप 2 रिस्क और लिख दीजिएगा। टाइम नहीं बचेगा तो इसका मतलब है आपका डिसीजन बिल्कुल सही था कि आपने रिस्क के ऊपर मजीद टाइम नहीं लगाया। जो बहुत मुश्किल सवाल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उसको ना बिल्कुल स्टार्ट में करिएगा, ना बिल्कुल एंड के लिए रखिएगा। सही है, बिकॉज अगर आप स्टार्ट में इसको करने बैठेंगे तो आप 10-15 मिनट डिले हो जाएंगे, आप 10-15 मिनट ज़्यादा उस सवाल में टाइम ले लेंगे, जिसकी वजह से आपके सारे का सारा पेपर फकअप हो जाएगा। इसी तरीके से उसको बिल्कुल एंड में भी ना रखिएगा, बिकॉज एंड में हमारे पास सोचने की सलाहियत नहीं होती। 10 मिनट बाद घंटी बच जाएगी, 8 मिनट बाद घंटी बच जाएगी, तो 10 मिनट 8 मिनट में आप एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे। जो भी सवाल करें, जो भी करें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सवाल अच्छे से पढ़ के मैक्रो लेवल पे देखिएगा कौन कौन से आइजाज एप्लीकेबल है, फिर मैक्रो लेवल पे आइएगा कि उस आइजा का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल है, फिर उस ऑब्जेक्टिव में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट है। बस ये अगर आपने सोच लिया, ये ट्रायंगल आपने बना लिया, उस ट्रायंगल के हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को आपने बस सुकून से रेफर करना है। कन्फर्मेशन का फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग का सवाल आता है, सैम्पलिंग के सवाल में आपको लगता है कि 2 पार्ट मुझे आते हैं, तीसरा पार्ट नहीं आता, 2 पार्ट करें आप। सही है, 2 पार्ट करें। पहले पार्ट के अंदर 3 एडजस्टमेंट है, 2 आती है, तीसरी नहीं आती, 2 करें, तीसरी छोड़ दें, आगे मूव करें। जो चीज़ नहीं आती उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करिएगा, जो चीज़ आती है उसको अच्छे से लिखिएगा, टाइम को लाजमी मैनेज करिएगा। बहुत सा बच्चा इस वजह से फेल हो जाता है कि वो ऑडिट का पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा होता। सही है, देखें, एक तो वो बच्चा होता है जो पूरा अटैम्प्ट कैसे करता है कि 2 घंटे में उसने सिर्फ 40 नंबर का पेपर किया और अब आखिरी के 1 घंटे में वो 60 नंबर का पेपर करके आ रहा है, तो उसने पेपर पूरा अटैम्प्ट कर भी लिया, तो आप खुद सोचना आखिरी के 1 घंटे में 60 नंबर का क्या पेपर अटैम्प्ट कर रहा होगा। तो खुदा का वास्ता है बच्चों, टारगेट रखिएगा 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटे में 33 नंबर 35 नंबर का हो जाना चाहिए, आधे घंटे में 18 नंबर 17 नंबर का पेपर हो जाना चाहिए। सही है, 15 मिनट के अंदर मेरे पास 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर तक के सवालात हो जाने चाहिए। टाइम रखिएगा, चेक कर लीजिएगा इतना टाइम गुजर चुका है, इतने मार्क्स का टाइम कर चुका हूँ, इतना टाइम रहता है, ये मुझे करना है। उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइएगा, उस हिसाब से आप चीज़ों को लेकर चलिएगा। अगर आप खुदा ना खास्ता टाइम की कोई किल्लत वगैरह हो जाए तो कोशिश करके फ्लो चार्ट वगैरह बना के आ जाइएगा। कॉन्सेप्ट्स आपने लाजमी देना, ये याद रखेगा। इंशाल्लाह आप लोग पास होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।